इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं अभी हेस लॉ के बारे में या फिर हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, और शॉर्ट में अगर कहा जाए तो केवल हेस लॉ भी कह सकते हैं। और ये नियम क्या कहता है बच्चों, उस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहली बात मैं बता दूं बच्चों, ये जो नियम है ये इस फैक्ट पर बेस्ड है कि जो इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी होती है वो एक स्टेट फंक्शन होती है। आप इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें या एंथैल्पी के बारे में बात करें, हम जानते हैं कि वो क्या है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती, बीच की प्रोसेस या पाथ पे नहीं। मतलब जैसा डिस्प्लेसमेंट में होता था बिल्कुल वैसा ही, है ना। सो वो जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों से हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं, जैसे कि इंटरनल एनर्जी है, जैसे कि एंथैल्पी है, जैसे कि प्रेशर है, जैसे कि वॉल्यूम है, जैसे कि टेम्परेचर है। ये सारी प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? स्टेट फंक्शन में आती है। हमने चैप्टर के बिल्कुल बिगिनिंग में इस बारे में डिस्कस किया था। तो जो हेस लॉ बच्चों वो यही बताता है बेसिकली कि जो एंथैल्पी है वो एक स्टेट फंक्शन है, जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वो एक अवस्था फलन है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं कभी किसी केमिकल रिएक्शन को करवाता हूँ, सपोज कीजिए कि मैंने कार्बन लिया मान लीजिए, और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उन कंडीशन के दौरान, और सपोज कीजिए कि इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है, सपोज कर लीजिए बच्चों वो आ गई x, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू भी अगर हमको पता हो तो हम लिख सकते हैं, वरना हम एक एम्पिरिकल अपनी मर्जी से वैल्यू मानकर चलते हैं कि सपोज वो जो वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आई, x आई, ठीक है। अब इसी कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने का मैं दूसरा तरीका आजमाता हूँ। दूसरा तरीका क्या? सपोज कीजिए कि ये मैंने कार्बन लिया, फिर कार्बन से मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले मैं क्या करता हूँ, इसके ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता हूँ और मैं बनाता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, मैंने कार्बन लिया, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई और बना कार्बन मोनोऑक्साइड। और सपोज कर लीजिए कि इस केस में जो एंथैल्पी में चेंज आया बच्चों वो आया y। इस केस में एंथैल्पी में चेंज आया y। अब मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को लेता हूं और उसकी रिएक्शन मैं ऑक्सीजन से कराता हूं। अगेन मैं कार्बन मोनोऑक्साइड लेता हूं, उसकी रिएक्शन मैं ऑक्सीजन से कराता हूं और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन में सपोज कीजिए एंथैल्पी में चेंज आ गया Z। जब मैंने पहली वाली रिएक्शन कराई तो एंथैल्पी में चेंज आया X। जब मैं दूसरी वाली, इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने एक ही स्टेप में कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया था, जबकि यहाँ पर पहले मैंने कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करके मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो जब मैं ये दो स्टेप को फॉलो करता हूँ, जब मैं इन दो स्टेप को फॉलो करता हूँ तब भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है ना। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दो स्टेप को फॉलो करता हूँ अगर, तो कुल मिलाकर पहले ये स्टेप चले फिर ये स्टेप चले, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर एंथैल्पी में चेंज कितना का आ गया, y प्लस जेड। कुल मिलाकर जो एंथैल्पी में चेंज आया बच्चों वो कितना आ गया, y प्लस जेड। और अगर सिंगल स्टेप में मैंने काम कर लिया और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो एंथैल्पी में चेंज कितना आया, x। सो हेस लॉ है जो ये कहता है बच्चों कि आप किसी रिएक्शन को एक स्टेप में कराएं, आप किसी रिएक्शन को किसी एक ही स्टेप में कराएं या एक से ज़्यादा स्टेप में, वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस इन वन स्टेप ओनली, केवल एक ही स्टेप में करा दी जाए, या फिर आप एक से अधिक स्टेप में कराएं, अल्टीमेटली जो एंथैल्पी चेंज होगा वो हर बार सेम होगा। एंथैल्पी चेंज जो होता है बच्चों वो नंबर ऑफ स्टेप्स पर डिपेंड नहीं करता है। हेस लॉ को हम दो तीन तरीके से कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको क्या बताई, ये जो लॉ है ये इस फैक्ट पर बेस्ड है कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। या तो हम ये बोल दें कि ये लॉ इस फैक्ट पर बेस्ड है कि ये जो इंटरनल एनर्जी है, जो एंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन है। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये नियम इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को वेरीफाई करता है, इस बात को प्रूव करता है कि एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो इससे हमको ये प्रूव हो रहा है। और इसे हम और कैसे कह सकते हैं बच्चों, इसे हम कह सकते हैं कि वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप। कोई रासायनिक अभिक्रिया एक ही स्टेप में करा दी जाए या एक से अधिक स्टेप में, एंथैल्पी चेंज हर बार सेम आता है। यूं कह सकते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व। हाउ मेनी स्टेप्स आर बीइंग हैपनिंग ओवर देयर, इट इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया हम लोगों ने।
कोई रिएक्शन को मैं एक स्टेप में कराऊं या 2 स्टेप में या 3 स्टेप में या 5 स्टेप में, हर बार जो एंथैल्पी चेंज आएगा बच्चों वो सेम आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज कीजिए यहाँ पर मेरे पास में कोई कंपाउंड ए था और मैंने कंपाउंड ए से मैंने बी बनाया। सपोज कीजिए मैंने कंपाउंड ए से बी बनाया और एंथैल्पी में चेंज आया डेल्टा एच का। अगर मैंने ए से बी बनाया और एंथैल्पी में चेंज आया डेल्टा एच का, अब मैं यदि सपोज कीजिए कि ए से सी बनाता हूँ, उसमें एंथैल्पी चेंज आता है डेल्टा एच 1, फिर सी से डी बनाता हूँ, एंथैल्पी में चेंज आता है डेल्टा एच 2, फिर डी से ई बनाता हूँ, एंथैल्पी में चेंज आता है डेल्टा एच 3, और फिर ई से बी बनाता हूँ बच्चों, एंथैल्पी में चेंज आता है डेल्टा एच 4। ठीक है, अगर मैंने ए से बी डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर दिया, अगर मैंने ए से बी बच्चों डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर दिया तो एंथैल्पी में चेंज आया डेल्टा एच का। अगर मैंने एक ही स्टेप में कर दिया तो एंथैल्पी में चेंज आया डेल्टा एच का, जबकि अगर मैंने इसको इन तमाम डिफरेंट स्टेप्स में किया तो एंथैल्पी में चेंज कितना आता है, एंथैल्पी में चेंज आता है डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 प्लस डेल्टा एच 4। ठीक है बच्चों, डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 प्लस डेल्टा एच 4। इस तरीके से जो है बच्चों हमारे पास में जो एंथैल्पी में चेंज आएगा वो हर बार क्या आएगा, कुल मिलाकर देखिए एक स्टेप में करा तो एंथैल्पी में चेंज डेल्टा एच का आया, अगर मैंने एक ही स्टेप में कर दिया तो एंथैल्पी में चेंज डेल्टा एच का आया, लेकिन अगर मैंने एक से अधिक स्टेप में कराया तो एंथैल्पी में चेंज ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। सो कुल मिलाकर जो है सलाह बच्चों वो ये बोलता है कि वेदर यू अलाउ अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस इन वन स्टेप ओनली और मोर देन वन स्टेप्स, एंथैल्पी चेंज वुड रिमेन सेम। एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। वो नंबर ऑफ स्टेप्स पर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। आप एक ही उसमें करा दीजिए या फिर आप अलग अलग स्टेप्स में कराइए, एंथैल्पी चेंज हर बार बच्चों सेम आएगा। तो ये बेसिकली जो है हेस्ला का लॉजिक है या हेस्ला का डेफिनेशन है। वो बोला करता है कि जो हीट समेशन है वो हर बार सेम रहेगा, हेस्ला ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, इसीलिए इसको नाम दिया गया है। अभी इस पर हम काफ़ी सारे सम्स करेंगे क्योंकि जब तक इस पर हम सम्स नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा बच्चों। और ये बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है किसी भी इंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करें या स्कूल लेवल पर जो क्वेश्चन बना करते हैं, हेस्ला इज मोस्ट फेवरेट टॉपिक। इस पर क्वेश्चन बना करते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम जैसे जैसे देखेंगे हमको फंडा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, और इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसकी कुछ एक एप्लीकेशंस जो हैं बच्चों, अगर कहा जाए सही मायने में तो इसके एप्लीकेशंस को हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे जब हम इस पर कुछ सम्स कर लेंगे, जब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। लेकिन तब तक मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको बताऊं तो देखिए कई बार ये किस लिए, अगर मान लीजिए हम जैसे किसी कंपाउंड के या किसी सब्सटेंस के एक एलोट्रोप को दूसरे एलोट्रोप में चेंज करें, जैसे कार्बन का मैं ग्रेफाइट एलोट्रोप था और उसको मैं डायमंड में चेंज करता हूँ, कार्बन के एक एलोट्रोप को मैं दूसरे एलोट्रोप में चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे इस केस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है तो मैं वो निकाल सकता हूं। मतलब एलोट्रोपिक चेंज अगर कोई होता है, अगर कोई एलोट्रोपिक चेंज होता है तो उस केस में आप एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। एक बात, दूसरी बात बच्चों, इसकी मदद से, इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है इस बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे। अभी मैंने कहा आपको ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बना करते हैं, तो इसकी मदद से आप जो है बच्चों रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हैं। या कोई ऐसी रिएक्शन है जो कि बहुत ही धीमी होती हैं, कोई बहुत स्लो रिएक्शंस हैं या बहुत फास्ट रिएक्शंस हैं, इवन उनका एंथैल्पी चेंज भी निकाला जा सकता है। इवन कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो डायरेक्टली पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए मैं जो कह रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो भी आपके दिमाग में इतने अच्छे से क्लिक नहीं करेंगे, बट वंस यू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ओवर देम यू विल बी एबल टू नो देम इन मोर बेटर वे। सो जो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जो हमको करवाना बहुत मुश्किल है या प्रायोगिक रूप से लगभग असंभव है, लेकिन उन रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज भी इसी की मदद से बच्चों हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है जो ये बोलता है कि किसी केमिकल रिएक्शन को आप एक स्टेप में करवाएं या एक से अधिक स्टेप में, एंथैल्पी चेंज हर बार सेम आता है। या एंथैल्पी चेंज जो होता है बच्चों वो नंबर ऑफ स्टेप्स पर डिपेंड नहीं करता, आप किसी रिएक्शन को एक स्टेप में करा रहे हैं या 5 स्टेप में या 10 स्टेप में, बात एक ही रहेगी। जैसे मैं बड़ा एक फेवरेट इसका बताता हूँ बच्चों, एक जो फेवरेट इसका जो एक उदाहरण है वो है बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर्स साइकिल वो क्या है इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बच्चों सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर, मैंने बनाया नमक, यानी कि NaCl। सोडियम एंड क्लोरीन आर कंबाइनिंग टुगेदर टू मेक NaCl। सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन कराई और आपने NaCl बनाया। अब ये जो रिएक्शन है बच्चों, नेचुरली इस केस में जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो किसके बराबर आएगा? दिस एंथैल्पी चेंज वुड बी इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट व्हेन
when 1 mole of any chemical compound is made from its constituent elements which are existing in the fundamental state, what amount of it is evolved or absorbed is known as the हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो ये आएगा बच्चों, ठीक है। अभी अगर मैंने एक ही स्टेप में करा दिया तो ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली सोडियम और क्लोरीन को मिला देने से सोडियम क्लोराइड बन जाता है और एंथैल्पी चेंज आता है, ठीक है। लेकिन अब इसी केस को मैं अगर कैसे और कैसे कैसे कर सकते हैं जरा उस बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए पहले तो सोडियम है, सोडियम अभी सॉलिड फेस में था, पहले आप उसको सॉलिड फेस से गैस फेस में ले आए, और गैस फेस में सॉलिड से गैस में लाने के लिए जो एनर्जी लगेगी बच्चों उसे हम बोलेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा। सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड फेस में जो कन्वर्शन होता है उसे हम बोला करते हैं सब्लिमेशन, ही हम जानते हैं। सो ये गैसियस फेस में आ गया। अब उसके बाद में बच्चों इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है बच्चों उससे हम बोला करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयनन ऊर्जा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये रहा। अब उसके बाद में लाइकवाइज यहाँ पर भी बच्चों अगर हम बात करते हैं क्या, यदि हम यहाँ पर क्लोरीन के, अब क्लोरीन के जो 2 एटम्स थे, आपको पता है देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 क्लोरीन एटम, दोनों क्लोरीन के एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है विच यू आर गोइंग टू ब्रेक, जो आप ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगा करती है बच्चों उसे हम बोला करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बंध को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। और यहाँ पर चूंकि हाफ मोल लिया है इसलिए अगर मान लीजिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, सो ये हो जाएगी हाफ डी, क्योंकि देखिए एक बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड सिंस यू हैव टेकन हाफ मोल सो इट विल बी हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड आफ्टरवर्ड यू विल बी एडिंग एन इलेक्ट्रॉन इनटू दिस क्लोरीन। और जब आप इसमें क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे, और जब भी कभी किसी एटम के 1 मोल में गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को मिलाया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों उसे हम बोला करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। और ये -1 क्यों लिखा है, क्योंकि रिलीज हो रही है। हम देख चुके हैं इस चैप्टर में कि एक स्टैंडर्ड नोटेशन है कि जब एनर्जी दी जाती है तो वो प्लस होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो माइनस होती है। सो यहाँ पर देखिए ये क्लोराइड आयन बन गया बच्चों। इस केस में एनर्जी रिलीज होगी इसीलिए मैंने माइनस, बाकी सब केस में देखिए एब्जॉर्ब हो रही थी। तो अगर प्लस नहीं भी लिखा जाए तो समझ में आता है कि हाँ प्लस है, प्लस है, प्लस है, लेकिन यहाँ पर रिलीज होगी। अब ये दोनों अपोजिट आयंस है। नाउ दीज 2 आयंस आर अपोजिट आयन विच विल नेचुरली अट्रैक्ट ईच अदर। देयर विल बी सम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शनल फोर्स बिटवीन दीज 2 अपोजिटली चार्ज आयंस, सो दैट कुछ जब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों एनर्जी रिलीज होगी। और जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सोडियम प्लस आयन, क्लोराइड आयन जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों उसे हम बोला करते हैं लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हम लोग बहुत पॉपुलर सा टर्म होता है लैटिस एनर्जी। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं, उनके लिए हम लैटिस एनर्जी टर्म जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है जिसमें हम इस बारे में भरपूर चर्चा कर पाएंगे, बट अभी के लिए मैं बताता हूँ बच्चों। तो देखिए अभी अगर आपने एक ही स्टेप में कर दिया था तो जो एंथैल्पी में चेंज आया था वो आया था डेल्टा HF के बराबर, और यदि मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप करा तो ये सब्लिमेशन में मुझे एनर्जी देना पड़ी इसलिए प्लस, आयनाइजेशन में मुझे देना पड़ी इसलिए प्लस, है ना। मैं आई लिख दूं या IE लिख दूं, फिर उसके बाद में मुझे बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देना पड़ेगी इसलिए ये भी प्लस, और इस केस में रिलीज होगी बच्चों इसलिए माइनस, और इस केस में भी रिलीज होगी इसलिए माइनस। तो ये जो बॉर्न हैबर साइकिल है बच्चों, दिस बॉर्न हैबर साइकिल इज नथिंग, इट इज द सिंपली एन एप्लीकेशन ऑफ द हेल्स लॉ। हेल्स लॉ पर कैसे भैया, फिर देख लीजिए जैसे सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिलाया तो सोडियम क्लोराइड बना, जितनी हीट इवॉल्व होगी उसे हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। एक ही स्टेप में हमने काम कर दिया तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर थी। नाउ दिस रिएक्शन, दिस होल रिएक्शन कुड आल्सो बी रिटन इन दिस वे कि पहले आप इसको सॉलिड से गैसियस फॉर्म में लाइए सो दैट यू विल बी हैविंग सम, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसे आप सब्लिमेशन एनर्जी बोलेंगे। उसके बाद में उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको लगेगी डिसोसिएशन एनर्जी, और चूंकि हाफ मोल लिया इसलिए हाफ डी, और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। 1 मोल एटम की गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन मिलाने के लिए
एनर्जी रिलीज होती है जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या आयनाइजेशन एनर्जी है। और ये जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे बच्चों, जब दोनों अपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और वो होगी लैटिस एनर्जी। उसे हम, क्योंकि रिलीज हो रही है, जहाँ जहाँ रिलीज हो रही है वहाँ वहाँ हम इसमें माइनस साइन रख देंगे। तो इस तरीके से हीट ऑफ फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। तो इसमें क्या होगा, 6 टर्म दिखाई दे रहे हैं मेरे ख्याल से, एक ये है 2 3 4 5 और 6। तो होगा क्या, कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा तो 6 में से कोई भी एक चीज़ आपको नहीं देंगे, बाकी 5 क्वांटिटीज आपको दे देंगे। 5 क्वांटिटीज दे देंगे, छठी क्वांटिटी आप निकाल देंगे, अकॉर्डिंगली काम हो जाएगा। सो ये बच्चों हेस लॉ की ही एक एप्लीकेशन है। तो हेस लॉ की एप्लीकेशन मैंने बताई, जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी एक एलोट्रोप को दूसरे एलोट्रोप में चेंज करते हैं, या किसी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं, या कोई स्लो रिएक्शन है या कोई फास्ट रिएक्शन है, या इवन कोई ऐसी रिएक्शन है जो कि नॉर्मल कंडीशन में इम्पॉसिबल है, इवन उसकी भी एंथैल्पी चेंज अगर हमको निकालनी हो तो वो हम निकाल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बेहतर तो कमांड हमारी तभी होगी जब इस पर अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे बच्चों। सो ये हेस लॉ है जो ये बोलता है कि किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज नंबर ऑफ स्टेप्स पर डिपेंड नहीं करती। आप एक स्टेप में कराइए, एक से अधिक स्टेप में, एंथैल्पी चेंज हर बार बिल्कुल सेम आएगा। अब हम लोग बच्चों हेस लॉ पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। उसमें पहली प्रॉब्लम आपको दे रखी है बच्चों, इन 3 रिएक्शंस की हीट आपको दे रखी है और आपसे पूछिए बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के निर्माण की ऊष्मा। और उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, जिस भी किसी रिएक्शन की आपसे हीट पूछी है, सर्वप्रथम आप बच्चों उस रिएक्शन को लिखिए। भाई एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, मतलब ये लीजिए साहब, आप एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर दीजिए। और कभी भी किसी सब्सटेंस के 1 मोल का फॉर्मेशन करें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। अब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है साहब, कार्बन, 2 कार्बन है इसलिए ये लिख दिए। फिर उसके बाद में बच्चों यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हैं, इसलिए बच्चों ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स लिख दिए। और फिर बच्चों वहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, मतलब ये लिख दिया। आपसे इस रिएक्शन की हीट पूछी है। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम जब बनती है बच्चों तो वो ऐसे ही बना करती है। आपको करना क्या होता है, बेसिकली आपको कुछ रिएक्शंस की हीट दे रखी है और किसी रिएक्शन की पूछी है। जैसे इस रिएक्शन की पूछी, कई बार क्या होता है जिस रिएक्शन की पूछी है वो रिएक्शन आपको बनी बनाई मिल जाएगी कि साहब हाँ फला रिएक्शन है, आप इसकी हीट बताइए। लेकिन कई बार ऐसा होगा बच्चों कि वो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगी पहले। जैसे यहाँ पर आपसे बोला है कि एसिडिक एसिड के फॉर्मेशन की रिएक्शन की हीट बताइए, तो अव्वल दर्जे पर हम क्या करेंगे, एसिडिक एसिड के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख दी। अब ये जो रिएक्शन आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है बच्चों, अब आप इस रिएक्शन को इन 3 रिएक्शन की मदद से कैसे बना सकते हैं, इस पर विचार कीजिए। हाउ यू कैन मेक दिस रिएक्शन, दिस अननोन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रिएक्शंस, आपको इस बारे में विचार करना है। और कैसे विचार करेंगे हम, 1 बाय 1 देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आप देखिए आपको क्या चाहिए, कार्बन। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, बहुत सिंपल तरीका है बता रहा हूं मैं आपको बच्चों। जिस रिएक्शन की हीट पूछी है उस रिएक्शन को इनकी मदद से बनाना है। और उसके लिए सबसे पहले आप देखिए बच्चों यहाँ पर 2 कार्बन आपको चाहिए, और 2 कार्बन कौन सी रिएक्शन में आ रहे हैं, सेकेंड रिएक्शन में आ रहे हैं। तो आप क्या कीजिए बच्चों, सेकेंड वाली रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई आपको 2 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन सेकेंड वाली रिएक्शन में आपको चाहिए। सेकेंड वाली रिएक्शन में कार्बन आ रहा है और आपको एक्चुअली 2 बार चाहिए और उसमें 1 बार आ रहा था, इसलिए आपने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ये लीजिए साहब। उसके बाद में अगला कौन है बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इनमें से किस में आ रहा है, गौर कीजिए, हाइड्रोजन इनमें से किस में आ रहा है साहब, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। और आपको 2 बार हाइड्रोजन चाहिए, इसमें 1 बार आ रहा है। यू रिक्वायर 2 टाइम्स हाइड्रोजन और इसमें 1 बार आ रहा है। इसलिए आप क्या करिए बच्चों, इस थर्ड रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई आपको 2 बार कार्बन चाहिए था, आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। आपको 2 बार हाइड्रोजन चाहिए था, आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में अगला कंपाउंड कौन है बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनमें से किस में आ रहा है, ऑक्सीजन तो बच्चों यहाँ पर तीनों रिएक्शन में आ रहा है। और जो कोई कंपाउंड 1 से ज़्यादा रिएक्शन में आए, जो कोई कंपाउंड 1 से ज़्यादा रिएक्शन में आए बच्चों, आप उस बारे में विचार ही मत कीजिए, डोंट टॉक अबाउट दैट कंपाउंड। जो कोई कंपाउंड बच्चों 1 से ज़्यादा रिएक्शन में आ रहा है, आप उसको मत देखिए। तो आप इस ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, छोड़ दिया आपने। उसके बाद में आ रही है बारी बच्चों एसिटिक एसिड की। उसके बाद में बारी आ रही है एसिटिक एसिड की, और एसिटिक एसिड इन तीनों में से किस में आ रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में। एसिटिक एसिड इन तीनों में से फर्स्ट रिएक्शन में आ रहा है। और आपको फर्स्ट रिएक्शन में आ रहा है वो तो चलिए ठीक है, आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए, आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है। इसीलिए बच्चों आप यहां पर माइनस कर दीजिए।
एसिटिक एसिड आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, इसीलिए आप क्या करिए बच्चों उसमें माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर देने से वो पलट के राइट पे चला जाएगा। मैं एक बार फिर समझाता हूं बच्चों, जिस रिएक्शन की आपसे हीट पूछी थी अव्वल दर्जे पर, आपने वो रिएक्शन लिखी और वो रिएक्शन लिखने के बाद में बच्चों अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें सबसे पहला सब्सटेंस देखिए कार्बन, जो कि सेकंड रिएक्शन में है, आपको 2 बार चाहिए था, इसमें 1 बार था इसलिए आपने 2 का मल्टीप्लाई करा। फिर आपको चाहिए था हाइड्रोजन, आपको 2 बार चाहिए था, इसमें 1 बार था इसलिए आपने 2 का मल्टीप्लाई करा। फिर ऑक्सीजन, तीनों में आ रहा है, और जो कोई कंपाउंड बच्चों एक से ज्यादा रिएक्शन में आ रहा है उसको स्किप आउट कीजिए। एंड देयर आफ्टर इट कम्स टू द केस ऑफ एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड बच्चों फर्स्ट रिएक्शन में आ रहा है, आपको फर्स्ट रिएक्शन में आ रहा है, आपको राइट में चाहिए था लेकिन लेफ्ट में था इसलिए माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक काम कीजिए, जो मैंने आपसे ये कहा बच्चों इसको जरा हम वेरीफाई करके देखते हैं। सेकंड रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करा, ये लीजिए। फिर थर्ड रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करा, ये लीजिए। भाई आपने क्या करा, मैं जो कुछ करा मैं बताता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2H2 हो गया, पर 2 का मल्टीप्लाई करने पर सिंगल हो गया। फिर फर्स्ट रिएक्शन को माइनस कीजिए, फर्स्ट रिएक्शन को माइनस करेंगे बच्चों एसिटिक एसिड और साथ में O2, ये लीजिए साहब, कुछ ये आ जाएगा। अब जो काम आपने रिएक्टेंट साइड पे करा वही काम आप प्रोडक्ट साइड पे करके देखिए। अभी प्रोडक्ट साइड पे करके देखेंगे बच्चों तो आप क्या करेंगे, आपको 2 बार सेकंड रिएक्शन, तो 2 बार सेकंड रिएक्शन, ये लीजिए। फिर बच्चों 2 बार थर्ड रिएक्शन, ये लीजिए। 2 बार सेकंड रिएक्शन, 2 बार थर्ड रिएक्शन, और बच्चों फर्स्ट रिएक्शन को आपको एज इट इज माइनस करना है, तो ये लीजिए बच्चों 2CO2 और प्लस 2H2O। बहुत सिंपल सा काम मैंने आपको बताया। भाई इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसको माइनस कर दिया। अभी क्या हो रहा है बच्चों, ये 2CO2 से 2CO2 कैंसिल हो गया, 2CO2 से 2CO2 कैंसिल हो गया, 2 वाटर से 2 वाटर भी कैंसिल हो गया। भाई प्लस ने माइनस कैंसिल कर दिया। और यहां पर भी अगर आप गौर करें बच्चों तो 2O2 ने 2O2 को माइनस कर दिया, 2O2 ने 2O2 को माइनस कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों 2C प्लस 2H2 प्लस O2 गिव्स CH3OCOH। देखिए आंसर बिल्कुल वही रिएक्शन बन गई जो आपसे पूछी थी। देखिए 2C प्लस 2H2 प्लस O2 गिव्स CH3COH। मैंने उनकी फिजिकल फेसेस नहीं लिखी है, वो आप समझ सकते हैं बच्चों। तो एक्चुअली क्या होगा बच्चों, हैश लॉ पर पॉलर्स बहुत बना करती हैं, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और हमेशा क्या होगा, कुछ रिएक्शंस की हीट दे रखी होगी, किसी रिएक्शन की आपसे हीट पूछी होगी, तो आप क्या करेंगे, जिन रिएक्शंस की आपको हीट दे रखी है उन रिएक्शंस को जो रिएक्शन की दे रखी है उनकी मदद से कैसे भी बनाने की कोशिश कीजिए। दिस इज द सिंगल थिंग विच वी नीड टू डू। आपने ये करा, आपके पास बन गई। अब आपको आंसर चेक करना, अब आपको आंसर लाना बच्चों। तो बस अब आपसे जिस रिएक्शन की हीट पूछी है बस वैसे ही काम कीजिए। आप क्या करेंगे बच्चों, सेकंड रिएक्शन को आपने 2 बार लिखा था तो ये लीजिए 2 डेल्टा H2। फिर बच्चों थर्ड रिएक्शन को 2 बार लिखा था इसलिए उसको 2H3, और फर्स्ट रिएक्शन को माइनस किया था इसलिए ये, आई रिपीट, सेकंड रिएक्शन को 2 बार लिखा था, थर्ड रिएक्शन को 2 बार लिखा था और फर्स्ट रिएक्शन को माइनस किया था। भाई सेकंड रिएक्शन को 2 बार लिखा, थर्ड रिएक्शन को 2 बार लिखा, फर्स्ट रिएक्शन को माइनस कर दिया। अब यहां पर जरा गौर कीजिए बच्चों, 2H2 2 बार सेकंड रिएक्शन, तो सेकंड रिएक्शन की कितनी है बच्चों, सेकंड रिएक्शन की है -94.48। ये लीजिए बच्चों 2 टाइम्स ऑफ दिस। फिर बच्चों 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H3, और डेल्टा H3 की वैल्यू कितनी बच्चों, डेल्टा H3 की वैल्यू -68.4। ये लीजिए साहब, भाई आपने क्या करा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H2 ये आया, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H3 आया, और फर्स्ट रिएक्शन में कितना आ रहा है बच्चों, दैट इज -207.9। ये लीजिए। अब ये बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चों, ये आपको कैलकुलेशन कर लेना, और ये कैलकुलेशन कर लेने के बाद में बच्चों चेक कीजिएगा, मेरे ख्याल से आंसर ये आना चाहिए, और आंसर बच्चों किलो कैलोरी में आएगा, क्योंकि बाकी सारी आपको जो तीनों हीट दे रखी है बच्चों वो किलो कैलोरी में दे रखी है। तो इस तरीके से डेल्टा H आ जाएगा। तो हैश लॉ पर बेस बच्चों जनरली प्रॉब्लम ऐसे ही बना करती, कुछ रिएक्शन की हीट देंगे, किसी रिएक्शन की पूछेंगे, जिसकी पूछेंगे उसको जिनकी दे रखी है उनकी मदद से आप बनाइए, और फिर उसके बाद में आपका काम हो जाएगा बच्चों। ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई है। एंड देयर आफ्टर मैं इसी प्रॉब्लम को बच्चों अभी तक जो फंडे आपने पढ़े हैं मैं उन्हीं पर करके बताता हूँ। जरा गौर कीजिए, ये एसिटिक एसिड की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन दे रखी है, और एक्चुअली अगर देखा जाए बच्चों तो ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है, अगर आप अटेंशन दें देन यू विल फाइंड दिस इज द कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये आपको एसिटिक एसिड के कंबशन की एनर्जी दे रखी है बच्चों, ये एसिटिक एसिड के कंबशन की एनर्जी दे रखी है। ये देखिए ये कार्बन के कंबशन की है। भाई अगर कार्बन से यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया होता
तो मैं बोलता कि चलिए ये कंबशन नहीं है। लेकिन यहाँ तो बकायदा आपको पता है कार्बन का एक्सट्रीम कंबशन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक्सट्रीम कंबशन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन के कंबशन से वाटर बन रहा है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये तीनों ही रिएक्शंस बच्चों आपको जो दे रखी हैं, दीज आर नथिंग बट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और किसी भी रिएक्शन की हीट को कैलकुलेट करने का एक तरीका आप लोग और जानते हैं बच्चों, विच इज हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। किसी भी रिएक्शन की अगर आपको हीट निकालनी है बच्चों तो वो हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन, अभी रिएक्टेंट कौन है बच्चों, कार्बन। कार्बन की हीट ऑफ कंबशन कितनी होगी बच्चों, कार्बन की हीट ऑफ कंबशन है -94.48। ये लीजिए बच्चों, कार्बन की हीट ऑफ कंबशन 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये आ गया। फिर बच्चों उसके बाद में दूसरी वाली जो है, दिस इज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। भाई आपको क्या चाहिए, यहाँ रिएक्टेंट्स में कौन है, रिएक्टेंट्स में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन की हीट ऑफ कंबशन लिखी, वहां पर 2 मोल थे इसलिए 2 लिख दिया। फिर हाइड्रोजन की हीट ऑफ कंबशन, हाइड्रोजन की हीट ऑफ कंबशन बच्चों 2 टाइम्स ऑफ -68.4। ये कार्बन की हीट ऑफ कंबशन थी बच्चों, और फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा। हाइड्रोजन की हीट ऑफ कंबशन थी, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा। और फिर ऑक्सीजन की तो कोई हीट ऑफ कंबशन नहीं होगी बच्चों। ऑक्सीजन, कभी कोई कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसे कंबशन कहते हैं। अब ऑक्सीजन तो खुद ही ऑक्सीजन है, तो उसका काहे का कंबशन, तो यू विल नॉट टॉक अबाउट दैट। यूं कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की हीट ऑफ कंबशन 0 होगी। उसके बाद में बच्चों प्रोडक्ट की बारी आती है। प्रोडक्ट में कौन है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड की ये हीट ऑफ कंबशन दे रखी है, तो -207.9। इस तरीके से बच्चों आपके पास में क्या देखिए भाई, ये आपके पास में पहले आप क्या लिखते हैं, हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ऑक्सीजन की 0 लिखी, बिकॉज ऑक्सीजन खुद से तो रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कोई कंबशन वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी बच्चों। सो आप चाहें तो इस प्रॉब्लम को बच्चों हैस लॉ से भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा दिमाग की घंटी लगाते तो आपके पास में डायरेक्ट मैं फार्मूला दे चुका हूं बच्चों, हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और बाई चांस ये कंबशन की रिएक्शन ही हैं, अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए इस वाली रिएक्शन में कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया होता या सेकेंड वाली में बनाया होता, तो मैं बोलता कि हाँ साहब वो कंबशन नहीं हुआ, कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ, या फिर यूं कहूं। लेकिन यहाँ तो है, तो इसलिए आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं और हैस लॉ का यूज करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों कंपाउंड्स की बच्चों आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, और आपसे बच्चों इथेन की हीट ऑफ कंबशन पूछी है। तो एक काम करते हैं, हमें जिन रिएक्शंस की हीट दे रखी है हम उन रिएक्शंस को पहले लिखते हैं। भाई कभी कभी तो क्या होता है, जिन रिएक्शंस की हीट दे रखी होती है वो रिएक्शन आपको बनी बनाई मिल जाती है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हुआ है। लेकिन यहाँ क्या करना पड़ रहा है, यहाँ हमको पहले वो रिएक्शंस लिखना पड़ेंगे बच्चों जिनकी हीट आपको दे रखी है। अब इथेन का फॉर्मेशन, तो इथेन का फॉर्मेशन किससे होगा बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन से। ये लीजिए साहब, आपने इथेन का फॉर्मेशन करा, कार्बन और हाइड्रोजन से कर लिया, और आपको इस रिएक्शन की हीट दे रखी -22.1। भाई आपको एक बात पता है कि जब कभी किसी केमिकल कंपाउंड के 1 मोल का फॉर्मेशन करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट फंडामेंटल स्टेट में हो तो जितनी हीट लगती है या रिलीज होती है बच्चों उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अब उसके बाद में आपको बच्चों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की भी हीट ऑफ कंबशन दे रखी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, सॉरी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकाली जाएगी बच्चों, आप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, दिस इज -94.1। और उसके बाद में बच्चों आपको वाटर की भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन ये लीजिए बच्चों, वाटर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन। भाई जिन रिएक्शंस की आपको हीट दे रखी थी, जिन रिएक्शंस की आपको हीट दे रखी थी, अव्वल दर्जे पर बच्चों आपको वो रिएक्शंस पहले बनाना पड़ेंगी। आपको इथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी थी, वाटर की दे, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की, आपने ये कर लिया बच्चों। अब क्या करना है, आपको इथेन का हीट ऑफ कंबशन बतानी है। तो इथेन का हीट ऑफ कंबशन क्या होगा बच्चों, ये इथेन और कंबशन यानी इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये आप लोग जानते हैं बच्चों। तो इसे बनाए तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ में यहाँ पर बच्चों 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ये लीजिए, अभी रिएक्शन बैलेंस हो गई, अभी नहीं हुई है बच्चों। यहाँ पर 2 दूनी 4 और 3 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 7/2 करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन की हीट आपसे पूछी है।
भाई कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ रिएक्शंस की हीट दे रखी होती है, कुछ रिएक्शन की पूछी होती है। अब यहाँ रिएक्शंस तो नहीं दे रखी थी, हमने उन रिएक्शंस को पहले लिख दिया। अब इस रिएक्शन की आपसे हीट पूछिए, तो हम एक काम करें बच्चों, कैसे भी करके इन तीनों रिएक्शंस की मदद से, इन तीनों रिएक्शंस की मदद से बच्चों इस रिएक्शन को बनाने की कोशिश करें। तो देखिए इन तीनों रिएक्शंस की मदद से हम कैसे बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूं, जिस रिएक्शन की आपको हीट निकालनी पहले उसको बनाइए। आप देखिए इथेन, इथेन इन तीनों में से किसमें मिल रहा है, फर्स्ट में, और आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर सॉरी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, आपको लेफ्ट हैंड पे साइड पे चाहिए, उसमें राइट हैंड साइड पे बच्चों, इसीलिए माइनस कर दिया। फिर उसके बाद में देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनमें से किस में आ रहा है, ऑक्सीजन बच्चों सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है। और जो कोई कंपाउंड बच्चों एक से ज़्यादा रिएक्शंस में आए आप उसको मत देखिए, जो कोई कंपाउंड एक से ज़्यादा रिएक्शन में आ रहा है उसको आप मत देखिए बच्चों। सबसे पहले इथेन था, वो फर्स्ट में आया, आपको लेफ्ट में चाहिए था, उसमें राइट हैंड पे था, इसलिए माइनस। ऑक्सीजन इनमें से किस में बच्चों, दो में है। और जो कोई कंपाउंड एक से ज़्यादा रिएक्शंस में आता है आप उसको स्किप आउट कीजिए। उसके बाद में बच्चों बारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी रिएक्शन में आ रहा है, सेकेंड रिएक्शन में आ रहा है। तो सेकेंड रिएक्शन में आ रहा है बच्चों, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड कर देंगे। ये लीजिए बच्चों, क्यों, क्योंकि यू रिक्वायर 2 टाइम्स और उसमें एक ही बार है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई। और इसी तरीके से बच्चों आप देखिए वाटर, वाटर किस में आ रहा है बच्चों, थर्ड में, और आपको 3 बार चाहिए और उसमें एक ही बार था, इसलिए आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। इथेन चाहिए था एक बार, उसमें एक बार था लेकिन राइट में था, इसलिए माइनस करा। फिर ऑक्सीजन 2 में आया, छोड़ दिया। कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार चाहिए था, वाटर 3 बार चाहिए था। और जो एल्गोरिथम आपने लगाया बच्चों वो वेरीफाई कर लीजिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई फर्स्ट रिएक्शन को माइनस कीजिए, फर्स्ट रिएक्शन को माइनस करेंगे। ये लीजिए बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन को मैंने माइनस करा। फिर सेकंड रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करा, ये लीजिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई करा, ये लीजिए साहब 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो एल्गोरिथम हमने लगाया उसके हिसाब से रिएक्शन में भी काम करते हैं। और यही सारा काम हम बच्चों प्रोडक्ट साइड में भी करेंगे। तो -C2H6, फिर बच्चों 2 टाइम्स ऑफ CO2, फिर बच्चों 3 टाइम्स ऑफ H2O। यही कुछ पिक्चर आएगी आपके पास, ये माइनस, फिर 2 टाइम्स ऑफ प्लस। ये अभी कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, देखें जरा क्या कैंसिल हो रहा है। हाँ, ये -2C बच्चों प्लस 2C से कैंसिल, -2C प्लस 2C से कैंसिल। और ये -3H2 है बच्चों, माइनस आगे लगा है तो -2C प्लस 2C से कैंसिल, -3H2 प्लस 3H2 से भी कैंसिल। ये भी हो गया बच्चों। और फिर उसके बाद में क्या बचेगा, उसके बाद में बच्चों ये 2O2 प्लस 3/2O2, 2 और 1.5 होते हैं बच्चों कितने, 7/2O2, 7/2O2। और इस माइनस को आप LHS पे ले आइए बच्चों, देन दिस बिकम्स प्लस। उस माइनस को तो ले आइए बच्चों तो ये हो जाएगा प्लस। और उसके बाद में बच्चों ये 2CO2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 3H2O। आई रिपीट, ये माइनस का जो C2H6 है बच्चों वो इधर आके प्लस हो गया, प्लस 7/2O2 हो गया, इज इक्वल्स टू बच्चों कितना, 2CO2 प्लस 3H2O। एक सिंपल सी बात है। और इस तरीके से आपके पास में बच्चों ये क्या आ गया, ये वही रिएक्शन आ रही, नोटिस कीजिए क्या ये वही रिएक्शन आ रही जिस रिएक्शन की आपसे हीट पूछी है। यस, जिस रिएक्शन की आपसे हीट पूछी है बच्चों ये वही रिएक्शन बनकर आ रही है। तो चलिए अब हमारा काम हो जाएगा बच्चों। वेरीफाई कर लेना जरूरी होता है बच्चों, मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ। तो अब डेल्टा H कैसे निकालेंगे, डेल्टा H बच्चों फर्स्ट रिएक्शन को माइनस कीजिए, तो फर्स्ट रिएक्शन को माइनस कीजिए -22.1। फिर सेकेंड रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये लीजिए बच्चों -94.1। फिर थर्ड रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो बच्चों ये लीजिए -68.3। भाई फर्स्ट रिएक्शन को माइनस करा, सेकंड रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई, थर्ड रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई। और इस तरीके से बच्चों आपके पास में सरलता से आंसर आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई करके देखिए, 2.2, 0.9, एक सेकंड, ये 0.2 हो जाएगा, 0.9, यस। तो ये कुल मिलाकर बच्चों आप चेक करके देखिए -372 किलो कैलोरी आएगा। दिस इज -372 किलो कैलोरी। होप मैंने कैलकुलेशन सही लिखा है, वेरीफाई कर लीजिएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपके पास में रिएक्शन आ जाएगी, इस रिएक्शन की हीट आ जाएगी। भाई आपसे इसके कंबशन की हीट पूछी थी तो आपने हेल्स लॉ का यूज़ करा, आपका काम हो गया बच्चों। अदरवाइज अगर आप ये ना करते हुए अगर आप ऐसा भी करते, कैसा करते जरा मैं बताता हूँ आपको बच्चों। आपको पता है किसी भी रिएक्शन की जो हीट होती है बच्चों, वो उसका फार्मूला एक हमारे पास में डायरेक्ट बना हुआ है बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स में कौन है बच्चों, प्रोडक्ट्स में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। भाई ये आपको अल्टीमेटली
सीधा सीधा उन्होंने बोला है ना कि इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है। सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी बच्चों, गौर करें भाई, इसमें 2 × -94.1 इतना, और प्लस बच्चों 3 टाइम्स ऑफ वाटर, वाटर की कितनी बच्चों, -68.3। भाई यहाँ 2 टाइम्स ऑफ दिस, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन है, फिर ये वाटर की है, और फिर बच्चों यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में कौन है बच्चों, C2H6। एक सेकंड, रिएक्टेंट्स में C2H6, और C2, दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, और C2H6 की कितनी बच्चों, C2H6 की है -22.1। C2H6 कितनी है, और साथ में अगर वाटर के बारे में भी, सॉरी ऑक्सीजन के बारे में देखा जाए बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो C2H6 की लिख दी, और ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट की बच्चों उसकी फंडामेंटल स्टेट में इतनी होती है। तो बच्चों जो क्वेश्चन है आप उसे हैस लॉ के फंडे से भी कर सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन के फंडे से भी कर सकते हैं। इवन जो पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस करे बच्चों, हैस लॉ से पहले जो क्वेश्चंस करें, उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं चाहे तो। जो हीट ऑफ फॉर्मेशन के फंडे से या हीट ऑफ कंबशन के फंडे से तो आप लोगों ने किए ही, डायरेक्ट फार्मूला लगा कर जब हम लोगों ने हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ी। लेकिन आप उन्हीं क्वेश्चंस को चाहें बच्चों तो आप अब हैस लॉ का उपयोग करके भी कर सकते हैं। मैं एडवाइस करूंगा बच्चों कि आप जरूर एक बार जो क्वेश्चन हम लोगों ने हीट ऑफ रिएक्शन के टाइम पर करे थे, उन प्रॉब्लम्स को आप लोग हैस लॉ का फंडा लगाकर करें। इसी तरह से रिएक्शन बना कर, भाई आपको जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि साहब फला कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन इतनी, फला की इतनी, फला की इतनी, इस रिएक्शन की बताओ, तो आप क्या करिए, उनके फॉर्मेशन के रिएक्शंस लिख लीजिए। मेरे कहने का मतलब शायद आप समझ रहे होंगे कि आपको किसी कंपाउंड, 2-3 कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है और किसी रिएक्शन की आपसे हीट पूछी है, तो आप क्या करेंगे, वही सड़ा सा काम करना आपको। पहले आप उनकी रिएक्शंस बना लीजिए, और उसके बाद में आप हैस लॉ का यूज़ करके कर लीजिए। डायरेक्ट फार्मूला तो आपके, एक्चुअली वो जो डायरेक्ट फार्मूला मैंने लिखा था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो वो फार्मूले आए अल्टीमेटली हैस लॉ से ही, वहाँ मैंने आपको डायरेक्ट एक शॉर्टकट दे दिया था। अदरवाइज जो मेन तरीका होता है बच्चों वो ऐसे ही होता है। हैस लॉ पर बेस्ड बच्चों अगली प्रॉब्लम, जिसमें कार्बन डायमंड फॉर्म में था, बाद में आपने उसको ग्रेफाइट फॉर्म में चेंज करा, एक एलोट्रोप को दूसरे एलोट्रोप में चेंज करा, इस ट्रांसफॉर्मेशन की आपसे हीट पूछी है, जबकि आपको बच्चों इन 2 रिएक्शन की हीट दे रखी है। अब क्या करेंगे बच्चों, आप कोशिश ये कीजिए कि इन 2 रिएक्शंस की मदद से इस रिएक्शन को कैसे बनाएंगे, जरा हम उस बारे में विचार करें। हाउ वी कैन मेक दिस रिएक्शन यूजिंग दीज 2 रिएक्शंस, दैट हैज़ टू बी थॉट, इसको डिसाइड करना है। तो इसको कैसे डिसाइड करें बच्चों, देखिए सबसे पहले कार्बन आपको चाहिए डायमंड फॉर्म में। आप रिएक्शन पे जाइए बच्चों, जो अननोन रिएक्शन है उस पर जाइए। आपको ये चाहिए, ये इन दोनों में से किस में आ रहा है, ऑफ कोर्स फर्स्ट रिएक्शन में। ये लीजिए साहब, आपको एक बार चाहिए था, एक ही बार आ रहा है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है। सो फर्स्ट रिएक्शन मैंने एज इट इज लिख दी। अब सेकंड आपको कौन चाहिए बच्चों, कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म। कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म इन दोनों में से किस में आ रहा है, सेकेंड रिएक्शन में। कार्बन इन ग्रेफाइट बच्चों सेकेंड रिएक्शन में आ रहा है, और सेकेंड रिएक्शन में आ रहा है, और आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए आप उसको माइनस कर दीजिए। तो ये तो रहा एज इट इज, और इसको माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए था, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा था। तो ये लीजिए साहब, अब आप इस बेसिस पर अगर देखें और चेक कर लीजिए कि जो आपने अलजेब्रा या जो भी आपने एल्गोरिथम लगाया, उसके बाद में वेरीफाई कर लीजिए कि क्या जो आपने लगाया उससे अननोन रिएक्शन बन रही है। तो चलिए अननोन रिएक्शन हम देखते हैं बच्चों। तो ये कार्बन इन डायमंड फॉर्म था, फिर ऑक्सीजन था बच्चों, उसमें से आपने सेकेंड वाली रिएक्शन को माइनस करना है। ये कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म, ये ऑक्सीजन, और फिर बाद में बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम राइट हैंड साइड पर देखें तो राइट हैंड साइड पर ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ये भी कार्बन डाइऑक्साइड। भाई आपको फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। फर्स्ट रिएक्शन मैंने एज इट इज लिखी, सेकंड रिएक्शन मैंने एज इट इज लिखी, उधर माइनस कर दिया। अभी ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, कैंसिल हो गए, और ये O2 से O2 भी कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो कार्बन इन डायमंड फॉर्म और ये कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म, और इक्वल टू में क्या बच्चों, 0, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, मतलब मैथमेटिकली अगर कहा जाए तो। एनीवे, सो दिस विल गिव यू बच्चों, देखिए आपने जो अलजेब्रा लगाया, व्हाट अलजेब्रा यू पीपल हैव अप्लाइड, इज दैट गिविंग दैट अननोन रिएक्शन, ये वेरीफाई कर लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि अभी तो हम बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम कर रहे हैं। कई बार बहुत सारी रिएक्शन दे देते हैं, तब जाकर फिर तकलीफ में आ जाते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमने वेरीफाई कर लिया, यस आ रहा है, मतलब आपको जो रिएक्शन की हीट पूछी है बच्चों, उस रिएक्शन की हीट क्या होगी, फर्स्ट रिएक्शन की हीट
माइनस सेकेंड रिएक्शन की हीट। और फर्स्ट रिएक्शन की हीट कितनी बच्चों, -94.5 और सेकेंड रिएक्शन की बच्चों -94.0। बड़ा सिंपली कैलकुलेशन हो जाएगा बच्चों, -0.5 किलो कैलोरी आएगा एंड माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। एनर्जी बच्चों इस पे इवॉल्व होगी, और कितनी इवॉल्व होगी, सिंपल -0.5 किलो कैलोरी, एक बात। और दूसरी बात बच्चों, इसी क्वेश्चन को करें हम दूसरे तरीके से, तो देखिए ये क्या दे रखी बच्चों, दिस इज द रिएक्शन ऑफ कार्बन इन डायमंड फॉर्म विथ ऑक्सीजन सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। सो आई कैन से बच्चों दिस इज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इन डायमंड फॉर्म। ये जो है बच्चों, दिस इज द कंबशन रिएक्शन ऑफ कार्बन इन डायमंड फॉर्म, दिस इज द कंबशन रिएक्शन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म। भाई कार्बन का डायमंड फॉर्म में कंबशन, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म में कंबशन। तो बच्चों कार्बन का डायमंड फॉर्म में कंबशन किया, फिर ग्रेफाइट फॉर्म में कंबशन किया, मतलब दिस इज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इन डायमंड फॉर्म, दिस इज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म। ये कार्बन का बच्चों डायमंड फॉर्म में कंबशन है, ये कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म में कंबशन है, सिंपल। और किसी भी रिएक्शन की हीट क्या होती है बच्चों, किसी भी रिएक्शन की हीट होती है हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट की कितनी है बच्चों, रिएक्टेंट की है, रिएक्टेंट में कौन है, डायमंड, और डायमंड की हीट ऑफ कंबशन आप देखें बच्चों तो -94.5, और प्रोडक्ट्स में कौन बच्चों, प्रोडक्ट्स में 94.0। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये लीजिए आंसर वही आना है, अपना अपना तरीका है, हेल्स लॉ का यूज करके कर लीजिए या फिर डायरेक्ट फार्मूला लगाइए तो भी कर लीजिए। वाटर की आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है सबसे पहले बच्चों, तो हम एक काम करते हैं, पहले वाटर का फॉर्मेशन लिख लेते हैं। वाटर का फॉर्मेशन तो ये लीजिए साहब, जब कभी किसी केमिकल कंपाउंड को बच्चों उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट उनकी फंडामेंटल स्टेट में हो, तो जितनी हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है बच्चों, उसे हम कहा करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये लीजिए साहब, तो इसमें हीट एक्सचेंज बच्चों इतना आ रहा है। सेकेंड केस में बच्चों आपको एसिटाइलिन की हीट ऑफ कंबशन दे रखी है, तो चलिए हम लोग एसिटाइलिन का हीट ऑफ कंबशन लिखे बच्चों। कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और कंप्लीट कंबशन जब कार्बन का करते हैं बच्चों तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन से बच्चों बन जाएगा वाटर। अब यहाँ पर यदि आप देखें बच्चों तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन एटम्स कितने आ गए, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 एटम्स आ गए बच्चों, मतलब मॉलिक्यूल हो जाएंगे 5/2 बच्चों। 2 दूनी 4 एटम्स और 1 5 एटम्स हो गए, तो मॉलिक्यूल हो गए बच्चों 5/2। और इस रिएक्शन की हीट आपको दे रखी बच्चों -310.6, ये लीजिए। और अगले केस में बच्चों आपको जो इथाइलिन है, इथाइलिन या इथीन भी इसे कहा जाता है, आपको पता होगा संभवतः बच्चों, C2H4 की भी आपको हीट ऑफ कंबशन दे रखी है। कंबशन दे रखी है साहब, मतलब ये करते हैं हम एक काम, इसका कंबशन करें मतलब वही फिर किसी पिटी बात होगी बच्चों, इसकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन कराएंगे। तो 2 कार्बन से बच्चों 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, 4 हाइड्रोजन से बच्चों यहाँ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए। और इस वाली रिएक्शन की बच्चों दे रखी है आपको -337.2। चलिए साहब, तो इस तरीके से बच्चों आपको पहली वाली भाई पहले आपको वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, फिर आपको एसिटाइलिन की हीट ऑफ कंबशन दे रखी है, फिर आपको इथीन की हीट ऑफ कंबशन दे रखी है। और अब आपको क्या करना है बच्चों, एसिटाइलिन की हीट ऑफ रिएक्शन बतानी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा ई। गौर कीजिए, कांस्टेंट वॉल्यूम बोला गया, प्रश्न में आपके सामने लिखा हुआ बच्चों, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होनी है। चलिए पहले तो इसको बैलेंस भी कर लेते हैं बच्चों। यहाँ 2 कार्बन से 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 और 4 हाइड्रोजन से 2 वाटर के मॉलिक्यूल, तो 2 दूनी 4 और 2 6 एटम्स, मतलब मॉलिक्यूल बच्चों 3 हो जाएंगे। 2 दूनी 4 और 2 6, 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बच्चों। तो अब एसिटाइलिन यानी C2H2 का आप क्या कर रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है बच्चों रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। आपको एसिटाइलिन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बतानी है, मतलब आप इस एसिटाइलिन की बच्चों हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे और इसकी रिएक्शन के फलस्वरूप आपको मिलेगा बच्चों C2H4। ये लीजिए, एसिटाइलिन का हाइड्रोजनेशन मतलब यू आर गोइंग टू रिएक्ट इट विथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी बच्चों, क्या बन गया, C2H4। सिंपल सी बात थी।
ये हो गया। अब क्या करने का है बाबा मेरे को, इस रिएक्शन की मुझसे हीट पूछी है, तो कैसे करेंगे बच्चों। किसी भी रिएक्शन की हीट पूछिए तो एक बिल्कुल लल्लू सी बात होती है बच्चों कि आप क्या करते होते हैं, उस रिएक्शन को इन रिएक्शंस की मदद से बनाएंगे। अब सबसे पहले देखिए बच्चों C2H2, तो C2H2 कौन सी रिएक्शन में आ रहा है बच्चों, सेकेंड वाली में। C2H2 सेकेंड वाली रिएक्शन में आ रहा है, तो ये लीजिए आप सेकेंड वाली रिएक्शन लिख दीजिए। फिर उसके बाद में H2 किस में आ रहा है बच्चों, एक एक कंपाउंड को देखते जाइए। C2H2 सेकेंड में आया, फिर उसके बाद H2 फर्स्ट में आया, तो मैं फर्स्ट को लिख देता हूं बच्चों। और उसके बाद में C2H4 जो है बच्चों वो आ रहा है थर्ड में, और आपको राइट साइड में चाहिए उसमें लेफ्ट साइड पर, तो आप ये कर दीजिए। अब ये जो एल्गोरिथम हमने लगाया है, ये एल्गोरिथम आप फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने का है, उसमें से थर्ड को माइनस करने का है। करके देखिए आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं। चलिए मैं कर ही देता हूँ। तो सेकंड मतलब ये क्या होगा बच्चों, C2H2 प्लस 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 5/2O2, ये लीजिए साहब। और फिर फर्स्ट वाली रिएक्शन बच्चों H2 प्लस हाफ O2, और उसमें से थर्ड को माइनस कीजिए बच्चों। थर्ड को माइनस करने का है मतलब C2H4 और प्लस बच्चों 3O2 ये आएगा। और प्रोडक्ट साइड में भी वही काम करना होगा बच्चों। सेकंड रिएक्शन तो ये लीजिए 2CO2 प्लस बच्चों वाटर, ये लीजिए बच्चों। और फर्स्ट रिएक्शन ऐड करेंगे, ये लीजिए बच्चों। और उसमें से अभी फर्स्ट को इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे बच्चों, तो ये 2CO2 प्लस 2H2O आएगा। अब आप क्या करेंगे बच्चों, ये 2CO2 से 2CO2 कैंसिल, H2O प्लस H2O से 2H2O कैंसिल, और इधर कुछ कैंसिल हो रहा है, इधर मेरे ख्याल से बच्चों ऑफ कोर्स 5/2O2 मतलब 2.5O2 और आधा O2 मतलब 3O2, और उस 3O2 से बच्चों 3O2 कैंसिल हो जाएंगे, और बाकायदा वही रिएक्शन बनेगी बच्चों, C2H2 प्लस H2 गिव्स C2H4। मैं आपको बार बार सलाह देता हूं बच्चों, ये जो एल्गोरिथम आपने लगाया, ये एल्गोरिथम लगाकर चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी तक तो बाई चांस हो रहा है, लेकिन भविष्य में आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब आप ये एल्गोरिथम लगाओ और एल्गोरिथम को लगाने के बाद आपको जिस रिएक्शन को बनाना है वो नहीं बने। ऐसे केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ एक बार वेरीफाई जरूर कर लिया करो। तो अब साहब, अब आपको रिएक्शन की हीट निकालनी है, तो हीट कैसे निकालेंगे बच्चों, सेकेंड रिएक्शन की कितनी है, -310.6। सेकंड प्लस फर्स्ट की कितनी है बच्चों, फर्स्ट की है -68.3, ये लीजिए बच्चों। भैया आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब उसमें से आप लोग थर्ड वाली को माइनस कर देंगे, और थर्ड वाली को माइनस करेंगे बच्चों तो 337.2, ये डेल्टा H आ जाएगा। और ये कितना आ रहा है बच्चों, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो समवाट ये -41.7, और ये सब किलो कैलोरी में आ रहे हैं बच्चों। आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत भी आ जाए, बट आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। दिस इज -41.7। अब आपको बच्चों एक्चुअली इसमें जो है वो केवल आपसे डेल्टा H नहीं पूछा, आपसे डेल्टा E पूछा है। और डेल्टा H और डेल्टा E में क्या रिलेशन होता है बच्चों, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N इंटू RT। अब ये भी गैसियस फॉर्म में ही है बच्चों, ये लीजिए। तो डेल्टा यहाँ पर डेल्टा N कितना बच्चों, इस रिएक्शन का डेल्टा N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट के मोल है 1 और रिएक्टेंट के मोल्स देखे जाए तो बच्चों वो 1 + 1 यानी कि -1। भाई इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है 1, और इन दोनों के आगे भी क्या लिखा है बच्चों 1, तो आप ये माइनस कर देंगे तो डेल्टा N की वैल्यू -1 आ रही है। अभी डेल्टा H आप ऑलरेडी निकाल चुके हो बच्चों, दैट इज -41.7। डेल्टा E हैज टू बी फाउंड, डेल्टा N की वैल्यू इतनी, और कैलोरी में R की वैल्यू बच्चों 2 होती है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करेंगे, और इसे बच्चों 1000 से डिवाइड कर दीजिए। इसे 1000 से डिवाइड क्यों करेंगे, बिकॉज आपको कैलोरी में काम करना है, और किलो कैलोरी, यहाँ पे किलो है तो यहाँ पे भी किलो होगा बच्चों। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, डेल्टा E की वैल्यू वेरीफाई कीजिए बच्चों, -41.106 किलो कैलोरी आना चाहिए। 106 नहीं 104 मेरे ख्याल से आना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चों, कैलकुलेशन आगे पीछे हल्के फुल्के इधर उधर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये तो एक तरीका था बच्चों। अदरवाइज क्या है, आपसे सिंपल सी बात है बच्चों, इस रिएक्शन की हीट पूछी है और इन तीनों की हीट आपको दे रखी थी। भाई आपको इनडायरेक्टली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो इसकी कंबशन, तो फलाना ना ढिमकाना बला बला जो होता है सब दे रखा बच्चों। सो यू विल डू वन थिंग, क्या कि आप एक काम करें, जिस रिएक्शन की हीट पूछी है आप उनको इन तीनों की मदद से बना लिया आपने। अदरवाइज दूसरा तरीका आपके पास में एक और भी तो है बच्चों, क्या कि किसी भी रिएक्शन की हीट निकालनी है तो वो सीधी सीधी बात होती है बच्चों, किसी भी रिएक्शन की हीट होती है हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो अब देखिए बच्चों, ये जो आपको दे रखी है, ये दिस इज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटाइलिन, ये एसिटाइलिन की हीट ऑफ कंबशन है, एंड दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर,
दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इनडायरेक्टली बच्चों दिस इज हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, व्हेन समथिंग इज गोइंग टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन बच्चों, सो दैट फाइनल जो एक्सट्रीम लेवल पे जो प्रोडक्ट बन सकता है उसे हम बोला करते हैं कंबशन। सो दिस इज अनडाउटेडली हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटाइलिन, दिस इज हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस इज हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथीन। सो आई डू वन थिंग बच्चों, मैं हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट देखो तो एसिटाइलिन की कितनी है, एसिटाइलिन की है बच्चों -310.6। फिर बच्चों हाइड्रोजन की कितनी है, हाइड्रोजन की बच्चों -68.3, ये लीजिए। और फिर बच्चों इथीन की कितनी है, -337.2। इस तरह से आप डेल्टा एच निकाल देंगे और फिर डेल्टा एच निकालने के बाद आप डेल्टा ई निकाल देंगे। यू कैन अप्रोच इन दैट वे एज वेल। सो जितने भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोग देख रहे हैं बच्चों, वो हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, हेस लॉ से या डायरेक्ट जो फार्मूले आपने लगाए वो। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये जो फार्मूले हम लोगों ने लिखे थे बच्चों, ये सारे फार्मूले एक्चुअली हेस लॉ का यूज़ करके आए थे, जो मैंने आपको डायरेक्ट उसी समय बता दिए थे। 2 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड को बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी हीट लगेगी, आपसे ये पूछा है बच्चों। जबकि आपको इन तीनों कंपाउंड्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, यूनिट आपको किलो कैलोरी दे रखी है। एज सच अगर सही मायने में कहा जाए तो बच्चों वो किलो कैलोरी पर मोल होना चाहिए, या तो वो मेंशन करते हैं कि मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन, पर उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि साहब ये पर मोल की है। अब आपको पूछा है बच्चों कि 2 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड बनाया कितनी हीट लगेगी। तो सबसे पहले बात बच्चों, किसी भी रिएक्शन की जो हीट होती है दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बच्चों प्रोडक्ट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब प्रोडक्ट की हीट कितनी है बच्चों, प्रोडक्ट्स में यदि देखा जाए तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। और कैल्शियम कार्बाइड कितना है बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड की है -14.2 और कार्बन मोनोऑक्साइड की बच्चों -26.4। ये लीजिए साहब, कैल्शियम कार्बाइड की इतनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की इतनी है। और जहाँ तक रिएक्टेंट्स का सवाल है बच्चों, तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड की कितनी बच्चों -151.6। बिल्कुल ठीक है साहब, कैल्शियम कार्बाइड की है इतनी। और रही बात बच्चों कार्बन, तो आपको बता चुका हूँ बच्चों, किसी भी एलिमेंट की उसकी फंडामेंटल स्टेट में, फंडामेंटल स्टेट मतलब जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, उस स्टेट में बच्चों उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो होती है 0। भाई ऑक्सीजन की O2, नाइट्रोजन की N2 वगैरह वगैरह। तो किसी भी एलिमेंट की बच्चों उसकी फंडामेंटल स्टेट में हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी 0। और ये फंडा लगाकर आप सॉल्व करके देखिए बच्चों, ये आपके पास में आ रहा है 110 किलो कैलोरी। हाउ मच इट इज 110 किलो कैलोरी। आप लोग चेक कर लीजिएगा बच्चों, यही आना चाहिए। तो ये तो चलिए आपके पास में इस रिएक्शन की हीट आ गई, दिस इज द हीट ऑफ दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया की ऊष्मा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे लिखा है 1, अगर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है। सो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 1 मोल यानी कि 1 मोल का मोलर मास कितना होगा इसका बच्चों, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है बच्चों 12, कुल मिलाकर यू विल सॉल्व दिस, यू विल गेट इट इज 64। सो 1 मोल यानी 64 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड, 1 मोल यानी 64 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड को बनाने में साहब 110 किलो कैलोरी लग रही है। आई रिपीट, 1 मोल यानी 64 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड को बनाने में बच्चों 110 किलो कैलोरी एनर्जी लग रही है। तो लाजमी है बच्चों कि यदि हम कितना बनाते हैं, अगर हम 2 किलोग्राम बनाते हैं, 2 किलोग्राम यानी कि 2000 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड, और लग रही है, ये कैसे मालूम पड़ रहा है बच्चों, यहाँ पर प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है मतलब एनर्जी लगेगी। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो 2 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड को बनाने में कितनी लगेगी बच्चों, 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम, किलोग्राम को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम हो जाएगा बच्चों, इंटू 110 और अपॉन में 64। भाई आप देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, अर्थात कि 1 मोल मतलब 64 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड को बनाने में लगी इतनी। तो 2 किलोग्राम को बनाने में कितनी लगेगी, पहले आप 2 किलोग्राम के लिए बच्चों उसको ग्राम में चेंज कीजिए, क्योंकि ये 64 आपके पास में ग्राम में था। और इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, यू विल फाइंड इट इज़ 3468.75 किलो कैलोरी। ये प्लस आएगा बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसीलिए इस केस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी।
इस क्वेश्चन में बच्चों हमको इन 4 रिएक्शंस की एंथैल्पी दे रखी है और इस रिएक्शन की एंथैल्पी पूछी है। ऑब्वियसली हेस लॉ पर बेस्ड एक प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी अगर हमको निकालनी है तो सर्वप्रथम हम एक काम करते हैं बच्चों, इसके सबसे पहले कंपाउंड को देखते हैं। और सबसे पहला कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो इन चारों में से किस में आ रहा है, वो फर्स्ट में आ रहा है, केवल और केवल फर्स्ट में आ रहा है। और आपको चाहिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पर, उसमें राइट हैंड साइड पर है, इसलिए आप एक काम कीजिए बच्चों, उसे माइनस कर दीजिए। भाई यू रिक्वायर इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड और वहां पर राइट हैंड साइड पर आ रहा है, तो इसीलिए आपने माइनस कर दिया एक बार। प्लस बाद में बच्चों अब बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन किस में आ रहा है, हाइड्रोजन, अटेंशन दीजिए, हाइड्रोजन बच्चों थर्ड रिएक्शन में आ रहा है, इसलिए आपने ट्वाइस इंटू थर्ड लिख दिया। भाई पहले CO आया, वो आपने माइनस कर दिया। फिर उसके बाद में बच्चों, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए था, इस पर राइट हैंड साइड पे आया। फिर 2 बार हाइड्रोजन चाहिए थे, वो कर दिए। फिर मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल बच्चों इनमें से किस में आ रहा है, मिथाइल अल्कोहल फोर्थ में आ रहा है और आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए, बाई चांस उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसीलिए बच्चों हम लोग माइनस कर देते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है बच्चों, ये अलजेब्रा लगा दिया। हाँ, अब ये जब सारा अलजेब्रा लगाया बच्चों तो सेकेंड रिएक्शन का कहीं कोई यूज ही नहीं पड़ा। सेकेंड रिएक्शन का कहीं कोई यूज ही नहीं पड़ा। हो सकता है सेकेंड रिएक्शन ऐसे ही दे रखी हो, कंफ्यूज करने के लिए दे रखी हो, मे बी भैया एक्स्ट्रा डाटा दे दिया जो मतलब कहीं नहीं, हम बैठ के सोचते रहे अरे यार ये किसी काम की है कि नहीं है कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि नहीं है। अब एक काम कीजिए बच्चों, जो एल्गोरिथम आपने लगाया वो एल्गोरिथम यहाँ पर लगाइए। फर्स्ट रिएक्शन को माइनस करेंगे तो C + ½ O2, ये लीजिए साहब, फर्स्ट रिएक्शन को माइनस करा। फिर बच्चों सेकेंड रिएक्शन का थर्ड का थ्राइस करेंगे बच्चों, तो इसका थ्राइस करेंगे तो ये लीजिए बच्चों, इसका ट्वाइस करेंगे, सॉरी, इसका ट्वाइस करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2H2 + O2, ये लीजिए बच्चों 2H2 + O2, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा ये आया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा ये आया। और फिर बच्चों फोर्थ को माइनस करेंगे तो ये आएगा बच्चों CH3OH + 3/2 O2, ये लीजिए बच्चों CH3OH + 3/2 O2, ये आ गया। भाई आपने फर्स्ट रिएक्शन को माइनस करा, थर्ड के सेकंड को आपने इसको ट्वाइस कर दिया और यहाँ फोर्थ, ये हो गया बच्चों। और ये ही काम अब आपको प्रोडक्ट साइड करना है। तो फर्स्ट को आपने माइनस करा, फिर आपने थर्ड में बच्चों 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए। और फिर बच्चों फोर्थ को माइनस करा CO2 - 2H2। भाई आपने जो एल्गोरिथम रिएक्टेंट साइड पे लगाया वही प्रोडक्ट साइड पे लगाया। अब जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कीजिए बच्चों, ये लीजिए 2H2O से 2H2O कैंसिल हो गए। अब उसके बाद में बच्चों यहाँ पर कुछ और कैंसिल हो रहा है, मेरे ख्याल से तो मुझे और कुछ कैंसिल होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो अब ये देखिए बच्चों क्या बन रही है, ये बन रही है -C, और ये बच्चों +2H2, ये लीजिए +2H2। और उसके बाद में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, ये है -½ O2 - 3/2 O2, -½ O2 और -3/2 O2 हो जाएगा बच्चों -2 O2, -½ O2 - 3/2 O2 मतलब -2 O2 और सॉरी -½ O2 - 3/2 O2 मतलब -2 O2 और -2 O2 में बच्चों आप +O2 जोड़ेंगे तो केवल एक -O2 बचेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा भाई, ये -½ - 3/2 मतलब -2 + 1 माइनस, और बच्चों ये CH3OH। और राइट हैंड साइड पर क्या आ रहा है बच्चों, राइट हैंड साइड पर आ रहा है -CO - CO2। तो ये बच्चों आपके पास में रिएक्शन आ गई इन दोनों, ये सारे अलजेब्रा लगाने के बाद। अब जरा गौर कीजिए, ये सारा अलजेब्रा लगाने के बाद क्या वही रिएक्शन आ रही है जिस रिएक्शन की आपसे हीट पूछी है? आर यू गेटिंग दैट रिएक्शन जिसकी हीट पूछी है? ऑफ कोर्स नॉट। इसीलिए मैं बहुत देर से बोलता हुआ आ रहा हूं बच्चों कि जब भी आप कभी इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं तो आप हमेशा से एक काम जरूर करें बच्चों कि आपने एल्गोरिथम लगाया उसके बाद चेक कर लीजिए कि क्या वही रिएक्शन बन रही है। मोस्टली अभी तक सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बन रही थी, पर अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं बनी। उसके पीछे रीज़न ये भी है बच्चों कि आपने सेकंड रिएक्शन को यूज़ नहीं करा है। पर कई बार हो सकता है कि वाकई में वो एक आधी कोई रिएक्शन आपको अननेसेसरी दे रखी हो जिसका कोई पर्पज़ ही नहीं हो, बट ऐसा हर बार हो ऐसा वो भी जरूरी नहीं है, इसीलिए हमेशा हमको चेक कर लेना चाहिए। अब जरा हम कुछ ऐसा घंटी बजाएं हमारे दिमाग की बच्चों की सेकंड रिएक्शन का हम यूज़ करें और ये रिएक्शन बन जाए। We need to use second reaction so that we can prepare this, we can make this reaction। तो जरा गौर करें आप क्या करेंगे। अब ये प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है बच्चों, या एक मेथड नहीं कि हाँ मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। अब थोड़ी सी खोपड़ी लगानी है। आप जरा ये देखिए बच्चों C plus O2 gives CO2। एक काम करते हैं बच्चों, अगर मैं इसमें थर्ड रिएक्शन को ऐड कर दूं,
जरा हम ऐड करके देखें। अगर मैं इसमें थर्ड रिएक्शन ऐड करता हूँ बच्चों तो C+O2 गिव्स क्या बच्चों, CO2। ये लीजिए, अगर मैं इसमें थर्ड रिएक्शन को ऐड कर दूं C+O2 गिव्स CO2, तो C से C क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, प्लस O2 से माइनस O2 भी कैंसिल हो गया, और प्लस CO2 से माइनस CO2 भी कैंसिल, माइनस CO2 से प्लस CO2, C से C, O2 से O2। अब बचा क्या बच्चों, अब बचा यहाँ पर कौन, ये देखिए 2s2 बचा प्लस का, और ये जो माइनस का CO आपको RHS पे दिख रहा है बच्चों, उसे आप LHS पे ले आइए, तो ये हो जाएगा CO। भाई ये 2s2 प्लस CO और माइनस का CH3OH RHS पे जाके बच्चों प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से आपके पास में ये रिएक्शन बन जाएगी। देखिए माइनस CO तो जाकर प्लस हो गया, प्लस 2s2 गिव CH3OH, ये हो गया बच्चों। तो अब इस रिएक्शन की अगर हमसे एंथैल्पी हो गया, मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ, ये वाला एल्गोरिथम तो आपने लगाई थी, प्लस आपको थर्ड की, सॉरी थर्ड नहीं, ये कौन सी रिएक्शन थी, ये सेकंड रिएक्शन थी ना, सेकंड को आपने ऐड किया है, C+O2 गिव CO2। तो बस अब आप डेल्टा H निकालने के टाइम पर भी यही काम करेंगे। भाई फर्स्ट रिएक्शन को माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन को माइनस कर रहे हैं, मतलब 110.5, ये लीजिए बच्चों। फिर आप थर्ड रिएक्शन में ट्वाइस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 285.9, ये लीजिए बच्चों। फिर फोर्थ रिएक्शन को माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस 726.6 को माइनस करेंगे, और उसके बाद में बच्चों आप उसमें सेकंड रिएक्शन ऐड कर रहे हैं, तो सेकंड रिएक्शन को यदि आप ऐड करेंगे, सेकंड रिएक्शन कौन सी है बच्चों, सेकेंड रिएक्शन ये वाली है, तो आप इसे ऐड कर देंगे माइनस 393.5। आप देख लीजिएगा मैंने सब कुछ सही लिखा हो। भाई फर्स्ट रिएक्शन को माइनस करा, थर्ड को ट्वाइस का मल्टीप्लाई करा, फोर्थ को माइनस करा, और बच्चों उसमें सेकंड रिएक्शन आपने ऐड कर दी। जब आप ये सारी वैल्यूज आप ऐड कर देंगे बच्चों, तो आंसर आपके पास में 128.2 आ जाएगा। इस केस में जो आंसर आएगा बच्चों, यूनिट वही की वही आएगी, ऑफकोर्स जो इन सबकी यूनिट थी, और इस तरीके से वैल्यू ये आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये बच्चों की कई बार तो देखिए बहुत सिंपल लेवल की प्रॉब्लम में तो क्या होता है, जितनी रिएक्शंस की आपको हीट दे रखी है उतनी रिएक्शंस की मदद से काम हो जाता है। पर कभी कभी ये होता है कि आपने एल्गोरिथम लगाया, कोई एक आधी रिएक्शन बच गई, और ये मान के चलिएगा बच्चों कि अगर रिएक्शन बच गई मतलब कहीं ना कहीं उसका यूज़ होना है। और ये बात भी है कि अगर रिएक्शन नहीं बच रही है, मतलब अभी तक देखते आइए आपने जितने भी सम्स करें इससे पहले, उसमें अगर रिएक्शन नहीं बचती थी तो उसमें क्या होता था बच्चों, फिर अगर नहीं बच रही होती थी तो उसका मतलब तो यही होता था कि फिर हमें, और बाकायदा आपने जब वो एल्गोरिथम लगाया तो वो रिएक्शन बन भी जाती थी अननोन वाली। तो हम कह सकते हैं कि अगर नहीं बच रही है मतलब फिर आपको, अगर आप चेक नहीं भी लगाते तो भी चल जाएगा, पर प्रिकॉशनरी मैं चेक लगाना पसंद करता हूँ बच्चों। और अगर बच रही है तो फिर तो आपको चेक लगा ही लेना चाहिए। अगर नहीं बच रही है तो बहुत हद तक संभावना है कि फिर वो आपने जो एल्गोरिथम लगाया होगा उससे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग हीट ऑफ कंबशन के फंडे से कर सकते थे, क्योंकि जैसे ये हाइड्रोजन की हीट ऑफ कंबशन दे रखी है, ये मिथाइल अल्कोहल की हीट ऑफ कंबशन दे रखी है। भाई दिस इज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज मिथाइल अल्कोहल, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की नहीं है। भाई आपके पास में हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको इन दो रिएक्शंस की मदद से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ कंबशन निकालनी होगी। अगर आप एक काम करें, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं बच्चों, अगर आप सेकंड रिएक्शन में से फर्स्ट रिएक्शन को माइनस कर दें, अगर आप सेकंड रिएक्शन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फिर ये माइनस का CO इधर आ जाएगा बच्चों, CO प्लस, और O2 में से हाफ O2 जाएगा, तो बच्चों CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। ये लीजिए। सो अल्टीमेटली व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई ये कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ कंबशन आ गई, कितनी आ गई, माइनस 393.5 माइनस 110.5। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों, आपके पास में माइनस 283 आ जाएगी। सो दिस इज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप फर्स्ट और सेकंड का यूज करके, क्योंकि डायरेक्ट भाई ये हाइड्रोजन के कंबशन की मेथड थी, ये मिथाइल अल्कोहल की थी, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की नहीं थी, तो आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ कंबशन निकाल दी। अब आपके पास में हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, तो अब आप डेल्टा एच कैसे निकालेंगे बच्चों, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, भाई हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स में बच्चों माइनस 283, फिर बच्चों हाइड्रोजन की कितनी है, हाइड्रोजन की आपके समक्ष लिखी हुई है बच्चों, हाइड्रोजन की है माइनस 285.9, तो ये लीजिए हाइड्रोजन की 285.9। और फिर उसके बाद में बच्चों कौन, मिथाइल अल्कोहल की हीट ऑफ कंबशन, बच्चों माइनस 726.6। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर लीजिएगा,
होप इससे आंसर यही आएगा। पहले तो ये चेक कर लीजिएगा कि ये भी सही है कि नहीं है। अदरवाइज सीधी सीधी बात है बच्चों, जो हम लोग करते आ रहे हैं हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो दो के तो दे रखे थे लेकिन एक का नहीं दे रखा था। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू रिएक्शंस आई कुड डिटरमाइन हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा कि मैंने निकाला। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के कंबशन की रिएक्शन हो गई, और उसके बाद काम बहुत सरलता से वही फार्मूला हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इन तीन रिएक्शंस की बच्चों आपको एंथैल्पीज दे रखी हैं, तीनों की तीनों बच्चों किलो कैलोरीज में दे रखी है, और आपसे OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी पूछी है। कहने का मतलब बच्चों, यदि हम OH बॉन्ड को तोड़ें और इसके दोनों एटम्स को बच्चों गैसियस स्टेट में सेपरेट करें तो हमें कितनी एनर्जी लगेगी, हमसे पूछी है। भाई बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ा, दोनों को गैसियस स्टेट में सेपरेट करा, व्हाट एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज नोन एज बच्चों बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड के बनते समय एनर्जी रिलीज होती है, आप जानते हैं। तो चलिए हम एक काम करें बच्चों, हम इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि हमको इन तीन रिएक्शंस की एंथैल्पी दे रखी है और इस रिएक्शन की एंथैल्पी पूछी है। तो क्या करें बच्चों, सबसे पहला काम हम ये करें कि इस रिएक्शन को इन तीनों की मदद से बनाने की कोशिश करें। और इन तीनों की मदद से कैसे बना सकते हैं बच्चों, सबसे पहले आप देखिए OH, और OH इसमें आपको कहाँ दिख रहा है, OH बच्चों इन तीनों रिएक्शंस में फर्स्ट रिएक्शन में दिख रहा है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, उस पर राइट हैंड साइड पर है, इसीलिए बच्चों आप माइनस कर दीजिए। भाई OH आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, इस पर राइट हैंड पे माइनस कर दिया। फिर आपको चाहिए बच्चों O किस में मिल रहा है, O बच्चों इसमें मिल रहा है थर्ड रिएक्शन में, और आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए, राइट हैंड साइड पर ही है, लेकिन आपको एक बार चाहिए और इसमें दो बार है, तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन एक बार चाहिए था, इसमें 2 बार था, इसलिए आपने 2 से डिवाइड कर दिया। और उसके बाद में बारी आती है बच्चों हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन वाला जो है बच्चों, वो इसमें से किस में मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है सेकेंड रिएक्शन में, और फिर वही घिसी पिटी सी बात की, आपको एक बार चाहिए, उसमें 2 बार है, इसलिए आप ऐसा कुछ कर दीजिए। तो चलिए सिंपल, और आप ये एल्गोरिथम लगा कर देखिए बच्चों, आप यहाँ पर एल्गोरिथम लगा कर देख लीजिए, इसको माइनस कीजिए, इसको 1/2 कीजिए, इसको 1/2 कीजिए, और देख लीजिए ऐड करके बकायदा यही रिएक्शन बनकर आ रही है। इस बार मैं वैलिडेट नहीं करूँगा, आप खुद वैलिडेट कर लीजिएगा बच्चों। अब एंथैल्पी निकालनी है तो इज़ नॉट अ बिग डील, वही फर्स्ट रिएक्शन को माइनस करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन को माइनस करेंगे तो 10.06 प्लस हाफ करेंगे बच्चों सेकेंड रिएक्शन को, मतलब 104.18, और बच्चों यहाँ पर इसको आप 1/2, और ये भाई पहले थर्ड लिखना था, चलिए मैंने पहले सेकंड लिख दिया। चलिए उसी सिस्टम को फॉलो कर लेता हूँ जिस सिस्टम में मैंने ऊपर लिखा हुआ है, भाई ट्वाइस इंटू 1/2 इंटू थर्ड, तो बच्चों ये 118.32, फिर बच्चों 1/2 इंटू सेकेंड, और सेकेंड का कितना बच्चों, दैट यू कैन सी इज 104.18। आई रिपीट बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन को माइनस करा, 1/2 करा थर्ड में, 1/2 करा सेकंड में। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों, ये सॉल्व करना कोई बड़ा काम नहीं है, आप इसको चेक करेंगे बच्चों, ये आ रही है 101.19 किलो कैलोरी। नेचुरल सी बात है बच्चों, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इसीलिए वो प्लस आ रही है, और उल्टा कर देते अगर आप बॉन्ड को बनाते तो एनर्जी रिलीज होती है। अदरवाइज अगर हम इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोले तो वो आएगी 101.19 किलो कैलोरीज। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे बच्चों लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस, क्योंकि इसको सूंघने से बच्चों हंसी आती है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसकी आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, और आपको बच्चों इन चारों बॉन्ड्स की एनर्जी दे रखी है। आपसे पूछिए बच्चों N2O की रेजोनेंस एनर्जी, व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बच्चों अगर किसी मॉलिक्यूल को आप एक से ज़्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी मॉलिक्यूल को आप एक, हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना देखे बच्चों, अगर किसी मॉलिक्यूल को आप एक से ज़्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे आप बोला करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचना। हिंदी में रेजोनेंस को अनुनाद कहा जाता है बच्चों। और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, वो रिलेटिवली थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जितने स्टेबल होना चाहिए उससे ज़्यादा। इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल बच्चों आप लोग सभी लोग जानते हैं, बेंजीन। बेंजीन इज एक्सट्रीमली स्टेबल जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन बच्चों, इट पॉजेसेस द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस, उसमें अनुनाद पाया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसमें अनुनाद पाया जाता है बच्चों। इसी कारण से जो बेंजीन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। कोई भी मॉलिक्यूल हो वो जितना स्टेबल होना चाहिए उससे ज़्यादा स्टेबल मिलेगा, और वो जो
स्टेबिलिटी मिलती है बच्चों को, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस मिलती है, और उसी रेजोनेंस से रिलेटेड हमको यहाँ पर एनर्जी निकालनी है। हम जरा देखें क्या कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं काम करता हूँ N2O की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालता हूँ। तो N2O की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए बच्चों मैं N2O के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखता हूँ। N2O के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखता हूँ। ये लीजिए बच्चों, मैंने N2O के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी कुछ ऐसी। अब ये लीजिए साहब, कुछ इस प्रकार से इसकी जो है बच्चों फॉर्मेशन की रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी। अब मैं अगर इसके पूरे स्केलेटन्स को बनाऊँ बच्चों, तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N ये गैशियस फॉर्म में है, प्लस 1/2 O डबल बॉन्ड O ये भी बच्चों गैशियस फॉर्म में है, और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर N डबल बॉन्ड O ये भी बच्चों गैशियस फॉर्म में। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ आप इसकी डेल्टा H निकालिए, मतलब आपने ये फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी है, आपने फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी है, तो आप एक काम कीजिए बच्चों, इसी रिएक्शन का हीट निकालिए। एक मिनट, इसी रिएक्शन की हीट निकाल कर देखते हैं वो क्या होगी। भाई किसी भी रिएक्शन की हीट क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। किसी भी रिएक्शन की अगर आपको हीट लिखनी है बच्चों, तो उसका सीधा सिंपल फार्मूला होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों, तो N2 की कितनी है, N2 की है साहब N ट्रिपल बॉन्ड N की है बच्चों 946, N ट्रिपल बॉन्ड N की है बच्चों 946, और चलिए ये लिखा मैंने प्लस O डबल बॉन्ड O। भाई N ट्रिपल बॉन्ड N की 946 थी, वो लिख दी मैंने। फिर O डबल बॉन्ड O की कितनी बच्चों, दैट इज 498। होप आपको मेरी बात समझ में आई है। यहाँ पर हमने क्या करा बच्चों, N ट्रिपल बॉन्ड N की 946 आ रही है, N डबल बॉन्ड N की 1/2 × 498 आ रही है। क्यों, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल है। और फिर माइनस प्रोडक्ट में कौन है बच्चों, N डबल बॉन्ड N, और N डबल बॉन्ड N की कितनी बच्चों 418 है, और N डबल बॉन्ड O की कितनी बच्चों 607। ये लीजिए बच्चों, देयर इज N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों, इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में बच्चों आंसर आएगा 170 किलो जूल पर मोल। यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ, एक बार आप चेक कीजिएगा बच्चों, ये आना चाहिए। अब यहाँ बड़ी गड़बड़ी वाली बात रहती है, कईयों के दिमाग तो उसी समय ठन गए होंगे कि ये कौन सी बात हुई यार, आपको ऑलरेडी इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी, सो व्हाई यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस हीट ऑफ फॉर्मेशन। शायद किसी के जहन में आया होगा कि सर ने ये लिखा, चलो ये भी समझ में आया, फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी, लेकिन ये तो हीट ऑफ फॉर्मेशन तो ऑलरेडी दे रखी है, फिर ये क्यों कैलकुलेट करी। वही मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो अनुनादी संरचना होती हैं, उनमें जो थ्योरेटिकल वैल्यूज आती हैं, जो थ्योरेटिकल वैल्यूज आ रही है बच्चों, जैसे ये जो वैल्यू आई है दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू, और ये जो वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों दिस इज प्रैक्टिकल वैल्यू, ये वास्तविकता में ये मिल रहा है। आपने बॉन्ड एनर्जी के फंडे पर बनाया, आपने सोचा यार 170 किलो जूल एब्जॉर्ब होगी, यार सर 170 किलो जूल एब्जॉर्ब होगी, लेकिन प्रैक्टिकली 82 ही हुई। जितनी एब्जॉर्ब, भाई प्लस आ रहा है मतलब एब्जॉर्ब हुई, जितनी एब्जॉर्ब होना चाहिए थी उससे कम होगी। आप ये ध्यान रखिए बच्चों, जब आप किसी मॉलिक्यूल के बारे में बात करें जो कि रेजोनेंस बताता हो बच्चों, जो कि अनुनाद बताता हो, तो उस केस में क्या होगा, उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की जो प्रैक्टिकल वैल्यू होगी बच्चों, वो निश्चित रूप से वो थ्योरेटिकल वैल्यू से कम होगी। आप देखिए थ्योरेटिकल वैल्यू 170 आई, प्रैक्टिकल वैल्यू 82 आई। थ्योरेटिकल वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी। आप बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर निकालोगे, आप सोचोगे सर मैं जब इसका फॉर्मेशन करूंगा तो 170 किलो जूल एब्जॉर्ब होगी, आई वुड थिंक कि 170 किलो जूल एब्जॉर्ब होगी, बट दैट इज नॉट 170 किलो जूल एब्जॉर्ब नहीं हो रही, उस केस में मात्र 82 ही हो रही है, जितनी होना चाहिए थी उससे कम हो रही है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बच्चों, ये थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बच्चों, इसी डिफरेंस को हम कहा करते हैं रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि अनुनादी ऊर्जा। आई रिपीट, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल्स में आप अभी तक जैसे आप लोग करते आए हैं बच्चों, जनरली आप जो क्वेश्चंस करा करते हैं उनमें क्या होता है, थ्योरेटिकल जो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिकली वही वैल्यू आपको मिलती है। लेकिन जब अनुनाद आ गया बच्चों, किसी मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस आ गया, तो थ्योरेटिकल वैल्यू जो है बच्चों वो प्रैक्टिकल वैल्यू से डिफरेंट मिलेगी आपको। थ्योरेटिकल आपको मिल रही है 170, मतलब आप सोच रहे हैं 170 एब्जॉर्ब होगी, और हुई उतनी नहीं, उससे कम हुई, मतलब ये मॉलिक्यूल रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल के पास में जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। किसी मॉलिक्यूल के पास में बच्चों जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी इट शुड एब्जॉर्ब 170, इसने 170 एब्जॉर्ब करना चाहिए थी, पर एब्जॉर्ब इसने 82 ही करी, जितनी करना चाहिए थी उससे कम करी।
मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। भाई ये 0 लेवल था मान लीजिए, थ्योरी कह रही है कि उसने 170 एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए था, थ्योरी कह रही है उसने 170 एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए था, पर उसने करा कितना बच्चों, उसने करा 82, मतलब जितना करना चाहिए था। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, तो प्रैक्टिकली उसने जितना एब्जॉर्ब करना चाहिए तो उससे कम करा। और इन दोनों का जो फासला होता है, इन दोनों का जो अंतराल होता है बच्चों, उसी को हम बोला करते हैं अनुनादी ऊर्जा यानी कि रेजोनेंस एनर्जी। तो हम कह सकते हैं बच्चों दिस मॉलिक्यूल, भाई करना उसने इतना चाहिए था, उसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँच जाना चाहिए थी, पर वो यहीं तक ही पहुँची। अब एनर्जी कम है मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा ही है, तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। So I can say this molecule is 88 किलोजूल पर मोल मोर स्टेबल, ये 88 किलोजूल मोर स्टेबल है बच्चों, जितना कि होना चाहिए था। और इन दोनों का जो फासला है, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, इन दोनों का जो इंटरवल है, ये इंटरवल बच्चों जो है वो ही रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। और एक बात लगे हाथों और बताऊं बच्चों, फॉर्मेशन के टाइम पर जितनी एब्जॉर्ब होना चाहिए थी उससे कम हुई, और जब ये रिएक्शन करेगा, मान लो यही कंपाउंड जब रिएक्शन करेगा तो जितनी रिलीज करना चाहिए थी उससे ज़्यादा रिलीज करेगा। ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये एनर्जी रिलीज करने की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कहाँ उसने 170 एब्जॉर्ब करना चाहिए थी, कहाँ उसने 82 करी, मतलब कुल मिलाकर उसने एक तरह से यूँ कहा जाए कि उसने 88 रिलीज करी है। भाई करना उसने कितनी चाहिए थी 170 और करी कितनी 82, मतलब जितनी करना चाहिए थी उससे कम करिए। तो ये जो फासला है भाई, एक तरह से मैं यूं कह सकता हूं कि 88 किलो जूल एनर्जी उसने रिलीज करी है, एंड दैट 88 वी कॉल एज बच्चों रेजोनेंस एनर्जी।